हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी सेकंड फेज का चल रहा है। सर अभी इंटरव्यू देके आए, जानिए कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का, साथ ही साथ इनकी जर्नी और स्ट्रेटजी क्या रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम, एजुकेशन जी, बैकग्राउंड। मेरा नाम अपेक्ष जाखड़ है। मैं राजस्थान के सीकर ज़िले का निवासी हूँ। हम्म। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है डीयू के रामजस कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स में की है। ओके। ये मेरा यूपीएससी में 5th अटेम्प्ट है और 4th इंटरव्यू है। फोर्थ इंटरव्यू, 6 अटेम्प्ट। जी। ओके, बहुत बड़ी बात है सर। तो आज का अगर मैं एक्सपीरियंस जानूँ इंटरव्यू का, कैसा रहा? जी सर, आज का मेरा इंटरव्यू राज शुक्ला सर का बोर्ड था और काफ़ी कोर्डियल बोर्ड था। मतलब काफ़ी जो मेरा इंटरव्यू था वो मोस्टली डेफ सेंटर्ड था। नॉर्मली क्या होता है कि आगे के जो 1-2 इंटरव्यूज़ के बाद जो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं वो रैंडम हो जाते हैं। तो पैनल वो ग्रिलिंग मोड में ज़्यादा होता है, लेकिन ये इंटरव्यू काफ़ी डेफ सेंटर्ड था। ओके। डेप से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा बताएं। डेफ जैसे मैं आईआरएस इनकम टैक्स में हूँ तो ओके। टैक्सेशन से रिलेटेड, तो जैसे कि क्या हम 2-3 करोड़ टैक्स पेयर्स को ही टैक्स कर पा रहे हैं इनकम टैक्स में, तो क्या हम उनको स्क्वीज़ नहीं कर रहे, कुछ लोगों से इतना पैसा नहीं निकालना चाह रहे। फिर कुछ इंडिया बांग्लादेश जो मुस्तफ़िजुर को खिलाया नहीं, क्योंकि मेरी डेफ में क्रिकेट मेंशन था तो उससे उन्होंने सवाल पूछे। इंडिगो वाला क्राइसिस था, उससे उन्होंने सवाल पूछे। उसके अलावा राजस्थान की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन पूछे। कोई सिचुएशन क्वेश्चन आपसे किया गया? क्या? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। नहीं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। ओके। और कोई क्वेश्चन जो अभी चल रहा है इंटरनेशनल, जो करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? एज सच करंट अफेयर से उन्होंने कोई ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं थे। कितनी देर चला होगा आपका इंटरव्यू लगभग? मेरे पास वॉच तो थी नहीं, पर मोस्ट प्रोबेबली 25 मिनट के आसपास। 25 मिनट का अप्रोच। ओके, आपका मीडियम क्या है सर? मीडियम इस बार मेरा हिंदी था। हिंदी मीडियम है। ओके। हिंदी इस बार या पहले से ही आपका हिंदी मीडियम? पहले मैं 3 इंटरव्यू मैंने इंग्लिश में दिए हैं। इस बार इंग्लिश में भी कुछ खास मार्क्स आ नहीं रहे थे तो मैंने हिंदी भर दिया। ओके। तो और अगर मेंस वगैरह जो दिया वो आपने इंग्लिश में दिया होगा? मेंस मैंने इंग्लिश में दिया है। इंग्लिश में दिया है ना। ओके। अगर मैं बात करूँ आपकी जर्नी की, कहाँ से स्टार्ट हुई प्रिपरेशन, कहाँ से कब से स्टार्ट किया? देखिए, मैंने 2019 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी डीयू से, तो उसके बाद मैं घर चले गया था अपनी तैयारी करने के लिए। तो मैंने सेल्फ स्टडी करी घर पे। तो 2021 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा प्रीलिम्स हो गया, मेंस नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अगले 4 अटेम्प्ट पे चारों में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया। 2 बार मेरी रैंक आई है। 24 का अटेम्प्ट था, उसमें मेरी रैंक इम्प्रूव नहीं हुई, तो इसलिए मैं दोबारा अभी प्रयास कर रहा हूँ। ओके। अभी आपको रैंक इंप्रूव करने के लिए आना है। ओके। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और लगातार आप मेंस दे रहे हैं, मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बिगिनर के लिए? इस चीज़ के लिए प्रीलिम्स या मेंस? प्रीलिम्स मेंस दोनों। देखिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही की स्ट्रेटजी काफ़ी अलग तरीके की होती हैं। प्रीलिम्स में आपको डाइवर्स चीज़ें और एक स्ट्रीट स्मार्टनेस की आप रैंडम चीज़ों को कैसे हैंडल कर पा रहे हो बेस्ड ऑन योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। कुछ आपको रैंडम फैक्ट दे दिया तो आप उस 2 घंटे के प्रेशर में उस चीज़ को कैसे डील कर पा रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेंस में बहुत कंटेंट सिलेबस है, डिफाइंड सिलेबस है, उसी के अराउंड आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो मेंस में जितने आपके अच्छे नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, जितने आपके पास कीवर्ड्स हैं, जितना आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, वो ज़्यादा मैटर करता है। ओके। अभी 2026 का प्रीलिम्स आ रहा है, तो इसके लिए आप बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, 2026 का प्रीलिम्स आ रहा है तो उसके लिए आप जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करिए। करंट को इतना ज़्यादा तवज्जो देने की मैं नहीं मानता कि ज़रूरत है। कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इनमें करंट का रोल कहीं ज़्यादा है। आईआर हो गया। बाकी आप करंट पे इतना फोकस ना करके अपने बेसिक जो सोर्सेज हैं उनको बार बार पढ़िए, पीवाईक्यूज़ लगाइए, उनसे ये सीखने की कोशिश करिए कि जो यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है वो किस माइंडसेट के साथ कर रहा है। क्योंकि आप एग्ज़ाम में कितना भी पढ़ लें, इजी हार्ड पेपर कैसा भी हो, 35-40 सवाल से ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे। तो बाकी के 60 सवालों में आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको उसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि यूपीएससी का एग्जामिनर कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, उस टाइम वो किस तरीके से फ्रेम कर रहा है, कोई स्टेटमेंट में कहाँ ट्रैप है जो जहाँ वो आपको फंसाना चाह रहा है। तो उस चीज़ की अगर आपकी प्रैक्टिस है तो प्रीलिम्स हो जाता है फिर आपका। इसके लिए आप मॉक टेस्ट देना जरूरी है क्या? देखिए, मैंने पहले अटेम्प्ट में मॉक्स दिए थे। मॉक्स का बेसिक रोल ये है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो, क्योंकि ये पेपर ऐसा है कि आपको 2 या 3 बार कंप्लीटली रीड करके 2 या 3 इटरेशंस में होता है। तो आपकी रीडिंग स्पीड है कैसी है, कितना टाइमली आप पेपर कर पा रहे हो, उस सब के लिए मॉक्स ज़रूरी हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो उसके बाद मुझे लगता है कि आप पीवाईक्यू जितने कर पाएँ, 1990 से लेके जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उनके करिए तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके। पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में जो ऑप्शंस हैं उन पे भी आप अपनी बेसिक लेवल की रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि जो ऐसा देखा गया है कि जो पहले के पीवाईक्यूज हैं उनके जो ऑप्शंस हैं वो आगे के किसी पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में आपको मदद ज़रूर करते हैं। ओके। यहाँ पर बात देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों देख रहे हैं कि सी सेट काफ़ी क्रिटिकल होता जा रहा है, तो सी सेट के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? सी सेट के लिए पहली बात तो है कि आपकी अगर रीडिंग स्पीड अच्छी है तो आपको पैसेजेस सॉल्व करने चाहिए। 27 पैसेज आते हैं तो उनमें से
अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, इंग्लिश की समझ ठीक ठाक है, तो आप, मैं इंग्लिश मीडियम के लिए बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप 20 क्वेश्चंस वहाँ से निकाल लेंगे, तो बाद में मैथ्स को अगर आप कंफर्टेबल नहीं भी हैं तो कुछ कुछ की टॉपिक्स आप मैनेज कर लीजिए उसमें, जैसे नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लीजिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, एलसीएम एचसीएफ अगर आपका अच्छे से कवर्ड है तो उसमें फिर हो जाता है। और ख़ास करके जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जैसे कई इंजीनियर्स मैंने देखा कि वो सीसेट फेल कर रहे हैं, वो मैथ को ईगो पे ले जाते हैं एग्जाम में कि मैं तो करके ही रहूँगा, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, आईआईटी क्लियर किया है। तो ईगो पे नहीं लेना, आपको खाली 67 नंबर लाने हैं उसमें, तो उसको खाली उस उतने ही कॉन्टेक्स्ट में देखे, ना इसके नंबर आगे जुड़ते ना कुछ और है, तो इसको, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। ओके, आपने कोई इस प्रिपरेशन में कोई कोचिंग ज्वाइन किया है, केवल पूरा सेल्फ स्टडी किया है? देखिए, मैंने कोचिंग सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, उसके लिए मैंने लेवल अप आईएएस से कोचिंग की है। उसके अलावा मैंने एचएच क्लासरूम किसी भी उसका मैंने नहीं किया, वो भी मैंने ऑनलाइन करी थी एंथ्रोपोलॉजी की। क्या लगता है कोचिंग बेनिफिशियल है या सेल्फ स्टडी काम हो जाएगा? देखिए, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसमें एक लेवल ऑफ डेप्थ आपको होनी चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा टीचर है जिसने वो चीज़ पढ़ रखी है पहले से, उसको उन चीज़ों का पता है, तो उसमें आप अपना एफर्ट क्यों जाया करें अगर वो आपको समझाने रेडी है। बाकी जीएस में मुझे नहीं लगता कि अच्छे जितनी कोई कोचिंग की ज़रूरत है। आजकल जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, तो इनसे भी आप काफ़ी मदद ले सकते हैं। आपने यूज़ किया है ये चैट जीपीटी हुआ, जेमिनी? चैट जीपीटी और ये जेमिनी आपको जैसे मेंस के आंसर प्रिपेयर करने में, इंटरव्यू में आपको किस तरीके से बोलना है, जैसे आप अपने आंसर्स हैं उनको जेमिनी के सामने इनपुट डाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या क्या शब्द मुझे इसमें से हटाने चाहिए, मेरा फ्लो अच्छा है, मेरा पिच कैसे है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है इस मामले में। ओके, यहाँ पर बात आती है आंसर राइटिंग लेकर। एक जो बिगनर होता है वो आंसर राइटिंग किस तरीके से करे? आंसर राइटिंग देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि लोग खाली टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, और क्योंकि उन्होंने सुना है कि 12 टेस्ट लिखी, 16 टेस्ट लिखी। आंसर राइटिंग का एक पर्पज़ है कि आप आंसर 3 घंटे में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर वो आपका पूरा हो रहा है तो उसके बाद आपको कंटेंट बिल्डिंग पे काम करना चाहिए। चाहे आपने 20 सवाल पूरे भी लिख दिए पर आपका कंटेंट बिलो एवरेज है, तो आपका हो सकता है मेंस मार्जिन पे क्लियर हो जाए, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक बार आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हैं कि मैं अपना आंसर स्ट्रक्चर कर पा रहा हूँ, मैं 2-3 घंटे में पेपर पूरा कर ले रहा हूँ, उसके बाद आपको वैल्यू एडिशन पे ध्यान देना चाहिए। ओके, इस जर्नी में यूपीएससी फील्ड में अगर मैं बात करूँ तो एथिक्स, एसए और ऑप्शनल स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, यही रैंक डिसाइड करते हैं। तो उनके लिए आपने कैसे तैयार किया? एथिक्स, एसए के लिए क्या आपकी अप्रोच थी और ऑप्शनल की कैसे थी? देखिए, ऐसे यूपीएससी आजकल काफ़ी फिलोसॉफिकल टाइप के ऐसे पूछ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, प्रॉपर कॉपीज उठाइए शुरू में कि वो कैसे लिख रहे हैं, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, किस तरीके से वो फ्लो कैसे आ रहा है उनका ऐसे में। अब हर इंसान का अपना अलग स्टाइल होता है, बट आप उनसे बेसिक चीज़ें सीखें कि मैं फ्लो कैसे इंश्योर करूँ, मेरे थॉट्स एक कोहेरेंट पैटर्न में दिखाई दे रहे हैं क्या। बाकी ऐसा पेपर है जहाँ पे जितनी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाएँ उतना अच्छा है। मैं हर साल ऐसे में मेरे इंट्रो कंक्लूजन किसी ना किसी मूवी के सीन्स पे बेस्ड होते हैं, तो ऐसे में मेरे इन जनरल अच्छे मार्क्स हैं। ओके, तो कोई फिक्स टेम्पलेट नहीं है इसका, बट आपको जो बेसिक चीज़ें हैं कि फ्लो अच्छा हो और जो टॉपिक है ऐसे का उससे रिलेटेड होना चाहिए। ओके। अभी जो न्यू एस्पिरेंट हैं और बिगनर हैं, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है? उनके लिए मैसेज ये है कि इस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लें आप इसको, वो नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज़। इतना आप हवा बना के चलेंगे तो छोटे से सेटबैक पे आपको लगेगा कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा। और एग्ज़ाम तो दूर, आप डे टू डे इसकी प्रिपरेशन की जर्नी ही इतनी लंबी है कि आपको हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ आप खुद डिमोटिवेटेड होंगे, कुछ होंगे, तो इसलिए वो माइंडसेट आपको हटाना पड़ेगा कि बहुत टफ है एग्ज़ाम है। बस एक एग्ज़ाम है, बस वो है कि इसमें जो सर्विसेज आपको मिलती हैं वो हाईएस्ट लेवल की हैं, तो इसलिए वो एग्ज़ाम अपने आप में मुश्किल है। बस वो है, आप इसको सिर्फ एक एग्ज़ाम के तौर पे लीजिए और खुद पे यकीन रखिए। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपकी इस बार आपकी रैंक इम्प्रूव हो। तो आई होप गाइस कैसी लगी वीडियो? अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कुछ क्वेश्चन है तो अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ दीजिए, जो नेक्स्ट कैंडिडेट होंगे उनसे मैं पूछ लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।